जब क्रेमलिन और स्टेट ड्यूमा रशियों से किसी भी हालत में लामबंदी पर विश्वास न करने की अपील कर रहे हैं, रूस में वास्तव में जबरन लामबंदी ही जोर पकड़ रही है। उदमुर्तिया, क्रास्नोदार क्राय, आर्खांगेल्स्क ओब्लास्ट, यहूदी स्वायत्त ओब्लास्ट और बुर्यातिया में पुरुषों को हिरासत में लेकर बाद में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेजने के नए मामले दर्ज किए गए हैं। नई लामबंदी की लहर की अफवाहों के बीच रूसी नागरिक अपनी देश छोड़ने के तरीके और भी ज्यादा सक्रियता से तलाश रहे हैं। जुलाई में देश छोड़ने से जुड़े सर्च क्वेरीज की संख्या 2022 की शरद ऋतु में हुई लामबंदी के बाद से अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और सिर्फ एक महीने में लामबंदी को लेकर रुचि लगभग 3 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा रूसी लोग बड़ी संख्या में अपने डिपॉजिट रूसी बैंकों से निकालकर साधारण नगद में बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इन पैसों को जब्त कर युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन 18 अगस्त से ठीक पहले सिर्फ एक दिन में 20,000 रूसी लोग जॉर्जिया चले गए और इसी समय रूसी अधिकारी एक बार फिर यूक्रेन में लड़ रही सेना की मदद की उम्मीद में रूसी ऑर्थोडॉक्स संतों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसकी आक्रमण की गति इस साल काफी धीमी हो गई है। जरा सोचिए, व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक मकबरा खोला दिमित्री डोंस्कोय का, ताकि उनकी पवित्र अवशेष विशेष सैन्य अभियान क्षेत्र में भेजी जा सकें, इस उम्मीद में कि इससे मोर्चे पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन असल में हम सब समझते हैं कि ये एक धार्मिक और वैचारिक आधार है, ताकि ये घोषित किया जा सके कि ये युद्ध पवित्र है, क्योंकि दिमित्री डोंस्कोय की पवित्र अवशेष भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेजी गई है। तो रूस में इस समय जबरन लामबंदी तेजी से बढ़ रही है। पिछले हफ्ते उदमुर्तिया में पुरुषों को हिरासत में लेकर उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेजने के नए मामले दर्ज किए गए हैं। क्रास्नोदार क्राय, आर्खांगेल्स्क ओब्लास्ट, यहूदी स्वायत्त ओब्लास्ट और बुर्यातिया में। इसकी जानकारी रूसी परियोजना इदिते लेसोम ने दी है, जो रूसी सैन्य सेवा के लिए बाध्य लोगों को युद्ध से बचने में मदद करती है। परियोजना के अनुसार 10 से 18 अगस्त के बीच मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को पीड़ितों के रिश्तेदारों से कुल 14 सार्वजनिक अपीलें मिली। पुरुषों को सड़कों से, काम से और पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद उठा लिया गया। एक को दुकान से बाहर निकलते समय पकड़ा गया, दूसरे को एल्यूमिनी मीटिंग से लौटते समय पकड़ा गया, तीसरे को दस्तावेजों की जांच के बहाने थाने ले जाया गया और फिर वो अचानक मोर्चे पर पहुंच गया। उदाहरण के लिए, इजेव्स्क में एक आदमी को 10 अगस्त को सड़क पर गिरफ्तार किया गया और सेना भर्ती कार्यालय ले जाया गया। 3 दिन बाद उसे पहले ही रोस्तोव क्षेत्र की सैन्य यूनिट में भेज दिया गया। एक और मामले में उदमुर्तिया में रिश्तेदार मनोचिकित्सक के यहां पंजीकृत व्यक्ति को यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र भेजे जाने से नहीं रोक सके। उसके सैन्य पहचान पत्र से संबंधित पर्ची को बस हटा दिया गया। उसके बाद उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। नोवोरोसियस्क में परियोजना के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस थाने में पीटा गया और उसकी बहन के अनुसार उसके पास नशे की चीजें डाल दी गईं और फिर उसे 20 साल तक की सजा वाले आपराधिक मामले और युद्ध में भेजे जाने के बीच चुनने का विकल्प दिया गया। आखिरकार उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और उसे सैन्य इकाई में ले जाया गया। आर्खांगेल्स्क क्षेत्र में एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अगले दिन उसके रिश्तेदारों को पता चला कि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उसे युद्ध के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। ऐसी ही स्थिति 62 वर्षीय व्यक्ति के साथ हुई, जिसे बीमारियां थीं और काम से मिली मोबिलाइजेशन से छूट थी। रिश्तेदारों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद कुछ ही घंटों में उसके लिए पासपोर्ट और सैन्य पहचान पत्र बना दिए गए, ताकि उसे दस्तावेज लेने के लिए घर न भेजना पड़े। और उसे कहां ले जाया गया? क्रीमिया। वहां से भी उसे युद्ध के लिए भेजा जाएगा। इसी तरह जबरन भर्ती ओम्स्क में भी जारी है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कम से कम 2 नए मामलों की सूचना दी है। एक आदमी को सीधे काम से उठा लिया गया और थाने में रखा गया। आखिरकार रिश्तेदारों के मुताबिक पुलिस वालों ने उसकी जगह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। दूसरे को दुकान के पास सिविल कपड़ों में लोगों ने नशे की जांच के बहाने रोक लिया। इसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। उस आदमी ने कहा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे इलाके से किसी सैन्य यूनिट में ले जाया गया। इससे पहले पेंजा और उलियानोव्स्क में जबरन भर्ती की खबरें आई थीं और अब प्रोजेक्ट इडिटे लेसोम सलाह देता है कि जिन रूसी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है
उनके रिश्तेदारों को जितनी जल्दी हो सके उनका ठिकाना पता करना चाहिए और उनके द्वारा साइन किए गए दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। प्रोजेक्ट ये भी सलाह देता है कि हिरासत की परिस्थितियों, कर्मचारियों के नाम, कॉल्स और संदेशों को रिकॉर्ड करें और व्यक्ति को किसी अन्य क्षेत्र या सैन्य इकाई में भेजे जाने से पहले मदद के लिए संपर्क करें। और यहां भी मैं ये भी याद दिला दूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 27 जुलाई को स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया था कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि अवैध रूप से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लामबंदी की तैयारी कर रहे हैं और वे इसे शरद ऋतु में राज्य ड्यूमा के चुनावों के बाद कराना चाहते हैं। उनकी जानकारी के अनुसार व्लादिमीर पुतिन सेना में 3 से 5 लाख नए रंगरूटों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। एक और मानवाधिकार परियोजना मोजेम ओब्यस्नित ने गणना की है कि लामबंदी की नई लहर की अफवाहों के बीच रूसी नागरिक अपनी देश छोड़ने के तरीके और भी ज्यादा सक्रियता से खोज रहे हैं। जुलाई में देश छोड़ने से जुड़े खोज अनुरोधों की संख्या 2022 की शरद ऋतु में हुई लामबंदी के बाद से अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और सिर्फ 1 महीने में ही लामबंदी को लेकर लोगों की रुचि लगभग 3 गुना बढ़ गई है। जुलाई में रूसियों ने यांडेक्स पर परेज्द शब्द को 8 लाख से भी ज्यादा बार खोजा, जबकि जून में यह संख्या 7 लाख थी। यह आंकड़ा 2022 में रूस में पहली बार लामबंदी की लहर के बाद से सबसे ज्यादा है। वेखात शब्द के साथ किए गए सर्च की संख्या महीने भर में लगभग 1.3 मिलियन तक पहुंच गई। संभावित लामबंदी में लोगों की रुचि और भी तेजी से बढ़ी है। खास तौर पर जुलाई में रूसियों ने मोबिलाइजेशन शब्द को लगभग 3.5 मिलियन बार सर्च किया, जबकि जून में यह संख्या लगभग 1.3 मिलियन थी, यानी इसमें 166% की बढ़ोतरी हुई है। ये जनवरी 2023 के बाद से सबसे अधिक है। साथ ही रूसियों ने बिना वीजा के तुरंत बाहर जाने के विकल्पों को भी ज्यादा सक्रियता से खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अब रूसियों के लिए वीजा बनवाना लगभग असंभव है, क्योंकि खुद रूसी अधिकारी ही इसे ब्लॉक कर रहे हैं। तो बिना वीजा वाली खोजों की संख्या 1 महीने में 27% बढ़ गई है और बिना वीजा बाहर जाने वाली खोज 80% बढ़ गई है। फिर से ये आखिरी आंकड़ा कम से कम 2023 की शुरुआत से अब तक का रिकॉर्ड बन गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि जॉर्जिया के टिकटों में भी रुचि बढ़ रही है। जुलाई में संबंधित सर्च लगभग 22,000 बार किया गया। यह साल की शुरुआत की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा है। हाल ही में रूस की संघीय सीमा शुल्क सेवा ने वर्खनी लार्स चेक पॉइंट से रिकॉर्ड पैसेंजर ट्रैफिक की जानकारी दी। यह जॉर्जिया की सीमा पर है। सिर्फ 18 अगस्त को ही इसके जरिए जॉर्जिया की ओर 20,000 से ज्यादा लोग गए। लेकिन मेरे लिए आखिरी सबूत यह था कि व्लादिमीर पुतिन अभी और लंबा युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और भी ज्यादा रूसी इवानों को इकट्ठा करने वाले हैं ताकि वे यूक्रेन में मरे। सबसे बड़ा सबूत अगली खबर थी। रूसी अधिकारी एक बार फिर यूक्रेन में लड़ रही कब्जा करने वाली सेना की मदद के लिए ऑर्थोडॉक्स संतों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसकी आक्रमण की गति इस साल काफी धीमी हो गई है। और माफ कीजिए, लेकिन यह तो थोड़ा डरावना भी लगता है। गुरुवार 20 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन के आर्कांगेल्स्की कैथेड्रल में विशेष प्रार्थना अनुष्ठान किया, जहां 2 दिन पहले रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की रिपोर्ट के अनुसार वहां दिमित्री डोंस्कोय के अवशेष पाए गए थे, प्राचीन रूसी राजकुमार जिन्होंने 1380 में ममायेव सेना पर कुलिकोवो के मैदान में विजय प्राप्त की थी, ऐसा रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का कहना है। क्रेमलिन की प्रेस सेवा द्वारा जारी किए गए वीडियो में व्लादिमीर पुतिन वेदी के पास एक मोमबत्ती पकड़े हुए हैं। प्रार्थना सभा के दौरान वे उद्धरण विजयी सेना के लिए क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, रूसी देश और राष्ट्रपति के लिए, और फिर 2 खुली कब्रों में रखे अवशेषों का निरीक्षण करते हैं। और अब दिमित्री डोंस्कोय के पवित्र अवशेषों की चमत्कारी प्राप्ति के बारे में, जिन्हें 1988 में संतों की श्रेणी में शामिल किया गया था। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने 18 अगस्त को इसकी घोषणा की। कहा जाता है कि आर्खांगेल्स्की कैथेड्रल में फर्श को हटाया गया और वहां संयोग से ही वे ईंट की कब्रों वाले तहखाने पर जा पहुंचे, जिसके बाद उनकी नजरों के सामने दिमित्री डोंस्कोय के अवशेष प्रकट हुए। और फिर रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने तुरंत सुझाव दिया कि इन अवशेषों का एक हिस्सा विशेष सैन्य अभियान क्षेत्र में भेजा जाए,
यानी यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में। और अब व्लादिमीर पुतिन ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने इस विचार का समर्थन किया मानो सचमुच संत दिमित्री डोंस्कोय के अवशेषों को पवित्र युद्ध के लिए भेजा जाए और उनके बाद उसी युद्ध में ब्रेन वॉश किए गए रूसी इवान भी भेजे जाएंगे। ये तो साफ है कि उन्होंने ये अवशेष जानबूझकर निकाले हैं ताकि इस युद्ध को किसी तरह की पवित्रता का आभास दिया जा सके। और अब तो रूसी, यहां तक कि रूसी विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि अवशेषों की यह कहानी बिल्कुल भी अचानक नहीं थी। इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। इतिहासकार और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों अच्छी तरह जानते थे कि दिमित्री डोंस्कोय कहां दफन है, बस कब्र को खोलना ही काफी था। तो जैसा कि उन्होंने कहा, संत दिमित्री डोंस्कोय के पवित्र अवशेषों की कोई नई खोज नहीं हुई थी। ये पूरी तरह बकवास है। सबको अच्छी तरह पता था कि वो कहां है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का फैसला अभी किया गया, संभावित लामबंदी की घोषणा से ठीक पहले, ताकि आस्था के नाम पर आम रूसियों को मरने जाने के लिए उकसाया जा सके। ये एक तरह का रहस्यमय वैचारिक आयोजन है जिसका उद्देश्य रूसियों का मनोबल बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, जब अधिकारी ऐसे तरीकों का सहारा लेते हैं तो इसका मतलब है कि वे कुछ भयानक तैयार कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह काफी डरावना लगता है जब वे दिमित्री डोंस्कोय के अवशेष निकाल लाते हैं और अब कहते हैं कि ये विशेष सैन्य अभियान वाले मोर्चे पर जाएंगे, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ये साफ है कि वे किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।